हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज़ प्रीति। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यू। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। सारे पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया था कितने टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं और उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम रिलेवेंट, वो भी मैंने आपको उस लेक्चर में सारी बताई हैं। तो जिन बच्चों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर पहले वो लेक्चर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़। वो बच्चे जो मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो बेटा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी बहुत अच्छी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं? सबसे पहला जो है एपिथेलियल टिश्यू। 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। वन बाय वन हम ये सारे अच्छे से आपको मैं बहुत इजी वे में सब समझा दूंगी। जो आपकी बुक में है वो आपको बिल्कुल एक थ्योरी फॉर्म में दिया है। यहाँ हम हर चीज़ों को सेपरेट करके पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से बहुत समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो व्हाट इज़ एपिथेलियल टिश्यू? ये टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। हमारी बॉडी के ऊपर जो भी आपको कवरिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, जैसे स्किन की कवरिंग हुई, तो ये सब किसकी बनी होती है? ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है, ठीक है। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गेन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। बहुत सारे ऑर्गेन जैसे लीवर, किडनी, ठीक है, लीवर हुआ, किडनी हुआ, हार्ट नहीं, लीवर, किडनी और भी बहुत सारे जो आपके ऑर्गेन्स होते हैं, इन सब की जो आउटर कवरिंग होती है, सबसे बाहरी लेयर, वो किसकी बनी होती है? आपकी एपिथेलियल टिश्यूज़ की, ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये क्या, एक बैरियर, एक दीवार का काम करता है जिससे क्या सारे जो बॉडी सिस्टम होते हैं, ऑर्गेन्स, वो क्या सेपरेट होते हैं, ठीक है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, स्किन जो हमारी बॉडी के ऊपर है, स्किन, और उसके बाद जो आपकी माउथ की लाइनिंग है। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर जो लाइनिंग है, लाइनिंग होती है बेटा आपकी जो, जैसे ये मान लीजिए अगर कोई ब्लड वेसल्स का ये पाइप है, इसके पीछे आपका क्या गया है? ये पाइप, ठीक है। तो उसको कट करके ये जो फ्रंट पार्ट देखा जाता है इसे कहते हैं लाइनिंग, ठीक है। तो इसकी जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, ये सबसे किनारे किनारे वाली, वो किसकी बनी होती है? आपकी एपिथेलियल टिश्यू की। लंग, एल्वियोली एंड किडनी, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स किडनी में जो बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, ये अभी जब आप 10th में जाओगे तब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उन सब में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब ये याद, यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टार मार्क कर लीजिए। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स ऑफ एल्वियोली, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट है, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब होता है कि बाहर की, इंट्रासेलुलर मतलब अंदर की, ठीक है। तो सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, फाइब्रस की बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू में अब ये कितने टाइप के होते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबोइडियल एपिथेलियम, कॉलुमिनर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं आपके एपिथेलियम टिश्यूज़। तो कहाँ पर ये कौन से टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेन फंक्शन इसका क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। तो ये है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, सबसे पतला टिश्यू। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जहाँ पर किसी चीज़ का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मतलब एक्सचेंजमेंट हो रहा है, जैसे आप चाय छानते हो, ठीक है, तो जो छन्नी होती है वो बहुत पतली होती है। अगर आप उसके ऊपर बहुत सारी लेयर मोड़ के, अगर हैंकी की अगर मोटी परत में अगर आप चाय को छानोगे तो वो इतना ईजिली नहीं छन पाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा। तो जहाँ पर भी कुछ चीज़ों को फिल्ट्रेशन करना हो रहा है हमारी बॉडी में, जहाँ पर किसी चीज़ को एक्सचेंज कराना है, गैसेस का एक्सचेंज, तो जितना भी उसका लेयर पतली होगी उतनी आसानी से वो चीज़ें छन जाएंगी। तो जो स्क्वामस एपिथेलियम होती है वो आपकी बॉडी पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? देखिए, इन सेल्स लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स और लंग ऑफ एल्वियोली, एल्वियोली के लंग्स, लंग्स में जो
एल्वियोली ऐसे छोटे छोटे जो एल्वियोली होते हैं, इनकी जो लेयर होती है बहुत पतली होती है, किसकी, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंजमेंट कराना है। भाई आप सांस लेते हो तो जल्दी जल्दी आप सांस लेते हो ना, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकवर्स थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ ही चुनिंदा चीज़ों के लिए क्या ये एंट्री देती है और एग्जिट देती है। देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा, सिंपल है, बिल्कुल फ्लैट है। दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमा मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन, ठीक है, स्केल ऑफ स्किन। यहाँ पे ये जो लाइनिंग आपको देखने को मिल रही है, ये सब ये किसकी, स्किन की होती है। नेक्स्ट सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतली होती है, फ्लैट होती है और किसकी, डेलिकेटेड लाइनिंग होती है, ठीक है। डेलिकेटेड लाइनिंग मतलब उसकी क्या लाइनिंग बनाती है। जैसे आपकी स्किन जो है ऊपर सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो किसकी बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्किन से भी आपका क्या, जैसे बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगती है, स्वेटिंग होती है, तो क्या पसीना आता है ना, तो वो जो टॉक्सिक वाटर होता है जो बाहर आता है, आपका स्वेटिंग जो होती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी वहाँ पर क्या, स्क्वैमस पतली लेयर की ज़रूरत है भाई। अगर बहुत ज़्यादा मोटी लेयर चढ़ा देंगे तो वो चीज़ें कैसे बाहर आएंगी। इसीलिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या आपको स्वेटिंग होती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर जो लाइनिंग बनी वो किसकी, आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है, ठीक। The oesophagus and the lining of the mouth की lining are also covered with squamous epithelium. The skin which protect the body is also made of squamous epithelium. तो आपको याद रखना है आपकी बॉडी पे कहाँ कहाँ squamous epithelium प्रेजेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड मतलब यहाँ पर जो आपने देखी है स्क्वैमस एपिथेलियम, वो क्या सिर्फ एक लेयर पे थी, ठीक है। यहाँ पर यही वाली लेयर को बहुत सारा ज्वाइंट कर दिया है, तो ये क्या बन गई, मोटी सी लेयर, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक। क्या है, आउटर लेयर ऑफ स्किन, ये भी आउटर लेयर ऑफ स्किन में पाई जाती है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो किसकी, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। Skin epithelium cells are arranged in many layers to prevent wear and tear, ठीक है। प्रिवेंट करता है वाटर का लॉस ज़्यादा ना हो, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी से एग्जिट ना हो कोई चीज़, तो उसको भी प्रिवेंट करने का, रोकने का भी काम क्या आपकी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम करती है। Since they are arranged in a pattern of layers into the epithelium is called stratified squamous epithelium. अगर इसकी एक लेयर को देखा जाए तो ये होती है आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम में, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, एक पैटर्न में बहुत सारी लेयर अरेंज्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दोनों के फंक्शन सेम है, स्क्वैमस एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड का। बस ये याद रखिएगा, ये जो इसकी लेयर होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो ये उस वही जगह पर प्रेजेंट होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर थोड़ा सा मसल्स आपको देखने को मिल रही है, टिश्यू लेयर फॉर्मिंग होता है, तो वहाँ पर इसकी क्या प्रोटेक्शन का ये काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। सिलिया का मीन्स होता है आपकी किसी भी बॉडी के अंदर ये जो ऐसे ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर जो बाहर की ओर देखने को मिल रहे हैं, ये क्या कहलाता है, आपके सिलिया, ठीक है। दिस कॉल्यूमिनर मीनिंग पिलर लाइक, ठीक है। पिलर लाइक एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, ठीक है। ये क्या करता है, फैसिलिटेट, प्रोवाइड करता है मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जैसे आपको जुकाम हो जाता है या बहुत ज़्यादा गले में खराश होती है, तो जो म्यूकस बाहर आता है, ठीक है, आप मुंह से बाहर की ओर जब थूकते हो उसको, तो वो नीचे से ऊपर की ओर जो खींचने का काम होता है, आपकी ओइसोफेगस जो नली होती है, ग्रास नलिका जो होती है, खाने वाली पाइप, वहाँ से क्या ये जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में उसको धक्का देते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकस होता है वो बाहर की ओर आता है, ठीक है। तो in the respiratory tract, the columnar epithelium tissue also have a cilia which are hair-like projection on the outer surface of epithelial cells. ये है epithelial की cells, आपको ये जो देखने को है ये epithelial cell है, और ये जो outer पर जो देख रहे हैं आप, ये सारे क्या हैं आपके cilia, ठीक। These cilia can move मतलब मूवमेंट करते हैं, एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस, लिखा है पुशेस द म्यूकस को धक्का देता है फॉरवर्ड टू क्लियर, ठीक है। आपका ट्रैक्ट जो है, आपका जो वाइंड ट्रैक्ट है, एयर वाली जो नली है, वो क्या क्लियर रहे, जिसकी वजह से आप क्या जो आपका रिस्पायरेशन है प्रोसेस वो इजी हो और बहुत अच्छा हो, ठीक। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज थस सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम आर फाउंड इन इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस होती है, और एलिमेंट्री कैनाल मतलब खाना खाने वाली जो होती है आपकी पाइप, ठीक है। और ये जो वाइंड पाइप होती है, ये कहाँ होती है, म्यूकस सिलिया, यहाँ पे लिखा था मैंने, एक मिनट
रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ये जो होती है वाइंड पाइप होती है जहाँ से हवा आपके अंदर की ओर जाती है, और इसी के ही जस्ट पीछे होती है आपकी खाना खाने वाली पाइप जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। वो क्या होती है आपकी माउथ से स्टार्ट होती है और लास्ट पूरा पीछे लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो लास्ट एंडिंग होती है वहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक। तो जो ये जो ट्रैकिया सॉरी ये जो वाइंड पाइप के जस्ट पीछे का जो होता है उसे कहते हैं ओइसोफेगस। वो क्या है आपका एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, एक नली है जिसमें से आपका खाना जो होता है आपके स्टमक की ओर जाता है, ठीक है। तो कॉलमनर एपिथेलियम आर फाउंड इन इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की इनर सरफेस में भी प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो खाना होता है आपके इंटेस्टाइन में जब जाता है तो उसको आगे की ओर मूवमेंट कराने का काम, ठीक। सिलिएटेड एपिथेलियम आर फाउंड इन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम का एक पार्ट, ठीक है। नासल कैविटी एंड ब्रोंकियोलस एंड यूट्रस, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होती है आपकी जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है ये पाई जाती हैं, ठीक है। वो हर बॉडी का पार्ट जहाँ से किसी चीज़ को बाहर निकालना है या उसको किसी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना है, वहाँ पर जो काम होता है, क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं सिलिया तो ये उस चीज़ को क्या धक्का मार के आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। ट्रैकिया में जो क्या होता है आपकी एयर होती है, ठीक है। एयर को नीचे की ओर ले जाना या ऊपर की ओर जो म्यूकस है या बैक्टीरिया बहुत सारे आ गए उनको क्या नीचे ऊपर करना, ठीक है, मूवमेंट। ब्रोंकाई यहाँ पे गैस एक्सचेंजमेंट हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है जो एग होता है फीमेल का एग जो होता है उसे क्या वहाँ फैलोपियन ट्यूब से निकाल कर यूट्रस तक पहुँचाने का काम क्या आपके सिलिया करते हैं। नेसल कैविटी आपके नोज़ में जो जब आप सांस लेते हो तो बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया जर्म्स या डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं वो आ जाते हैं जिसकी वजह से म्यूकस सीक्रेट होने लगता है, तो उसको बाहर निकालने का काम भी करना, ठीक है, नेसल कैविटी में, ब्रोंकियोलस में और यूट्रस में, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं ये सारी जितनी भी आपकी जो पाइप वाली जगह है उन सब में क्या आपके सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, ठीक है, टिश्यूज। नेक्स्ट है आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल नाम से ही है क्यूब के आकार का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे क्यूब देखने को मिल रहे हैं, ये है छोटे छोटे क्यूब, इसलिए इसका नाम है क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये थोड़ी मोटी गद्दीदार होता है टिश्यू, ये वहाँ पर होता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, क्यूबोइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड सेल फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, क्यों? क्योंकि किडनी में क्या होता है आपका ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जिन्हें क्या एब्जॉर्ब भी करना है और कुछ टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जिन्हें बाहर निकालना होता है। डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा, जब आपके माउथ में जो सलाइवा होती है उसमें बहुत सारे क्या एंजाइम्स होते हैं, और जब आप खाना खाते हो तो कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, और ये क्या करती है मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करती है। epithelial cells often acquires additional specialization as ग्लैंड सेल। ग्लैंड का नाम ग्लैंड जो वर्ड कहीं पर भी आ रहा है तो आप समझ जाइए यहाँ पर कुछ चीज़ों क्या सीक्रेशन मतलब बन रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो जहाँ पर कुछ चीज़ें बनती हैं वहाँ पर क्या ग्लैंड वर्ड दिया जाता है। तो ग्लैंड सेल्स मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे एंजाइम्स हुए, ठीक है, आपके एंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ या हार्मोन्स का फॉर्मेशन, जो भी ग्लैंड करती है उसको क्या कहते हैं ग्लैंड सेल्स, ठीक है। विच कैन सीक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, जो क्या करती है सब्सटेंसेस सीक्रेट करती है कहाँ पर एपिथेलियल की सेल सरफेस पर। समटाइम्स अ portion of the epithelial tissue folds inward and multicellular gland is formed. This is glandular epithelium. multicells मतलब क्या होता है multicellular gland, बहुत सारी सेल से बनी हुई जो ग्लैंड होती है वो वहाँ पर बन जाती है, ठीक है। फाउंड इन नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी सलाइवरी ग्लैंड, कहाँ पाए जाते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है किडनी का ही पार्ट है, ठीक है, जो क्या करता है किडनी में पूरी किडनी के अंदर जो क्या होता है फैला होता है जालनुमा, जो छन्नी बनाता है जिसकी वजह से जो ब्लड होता है आपका फिल्टर होता है, ठीक है, ब्लड फिल्टर होकर आपकी पूरी बॉडी में पहुँचा दिया जाता है। और सैलिवरी ग्लैंड जो आपके कहाँ प्रेजेंट होती है माउथ में ग्लैंड प्रेजेंट है, मतलब माउथ में क्या एंजाइम का सिक्रेशन होता है, लाइसोजाइम एंजाइम और एक और एंजाइम होता है, तो वहाँ पर क्या एंजाइम्स बना रहे हैं इसलिए वहाँ पे इसका ग्लैंड का नाम रख दिया सैलिवरी ग्लैंड, मतलब कुछ सीक्रेट कर रही है। नेक्स्ट टिश्यू है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू देखिए कितने टाइप के होते हैं। पहली बात तो मस्कुलर टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एंड मूवमेंट आर ब्राउट अबाउट विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मूवमेंट होना, जैसे आप
एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाते हो, ठीक है, तो किसकी वजह से? मसल्स की वजह से ना, ठीक। तो आपकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का पॉस्चर है, स्केलेटल सिस्टम, उसे सपोर्ट प्रोवाइड कौन कराता है? मस्कुलर टिश्यू। दे आर लॉन्ग फाइबर सेल कॉल्ड मसल फाइबर, लंबी फाइबर होती है, इसे कहते हैं मसल फाइबर। दे आर कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कैपेबल होती है। जैसे आपको हाथ है, आजकल तो जिम का बड़ा स्कोप चल रहा है, तो जिम पे जाते हो तो आप क्या करते हो? बड़े बड़े डंबल उठाते हो, तो पहले क्या करते हो? आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, फिर जब घर आते हो तो वो ऑटोमेटिक फिर क्या? रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये सब क्या होता है? अपने हाथ में होता है। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर स्ट्रेटेड, स्ट्रेट होते हैं मसल्स का, सॉरी, टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? एक होता है स्ट्रेटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स फाइबर एंड नॉन स्ट्रेटेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेड मसल्स क्या होती हैं। तो देखिए, स्ट्रेटेड मसल्स एंड या स्केलेटल मसल्स कह सकते हैं इसको। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स बिकॉज दीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ ऑन्स विल। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी वर्ड्स आपकी बहुत पूछा जाएगा, बायोलॉजी में बहुत होता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि वॉलंटरी अगर शब्द कहीं पर आ रहा है मतलब वो चीज़ें आपके खुद के कंट्रोल में है, और इनवॉलंटरी चीज़ अगर वर्ड कहीं पर आ रहा है मतलब वो चीज़ें आपके अनकंट्रोल में। जैसे आपका हार्ट, दिल, वो धड़कता रहता है, ठीक है, जब से आप पैदा होते हो उसके बाद लास्ट टाइम तक का पूरा क्या उसकी बीट चलती रहती है। तो वो क्या है? वो इनवॉलंटरी कंट्रोल है आपका, ठीक है। वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप मना कर दो कि आज मत धड़को, कल फिर से बीट करना, तो ऐसा तो नहीं, वो आपकी नहीं सुनता, वो परमानेंट क्या होता है, उसकी बीट चलती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए वॉलंटरी वहाँ पर शब्द आता है जहाँ पर चीज़ें आपके कंट्रोल में है, ठीक। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है मसल्स में। These muscles are also called skeletal muscle. They are mostly attached to bones and help to the body movement. कहाँ? हड्डियों से, जो आपकी बोन्स होती हैं वहाँ पे क्या ये अटैच होती है, मतलब जॉइंट बनाती हैं। तो हड्डियों को बीच से जोड़ने का काम कौन करती है? आपकी स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। अब अगर इसी मसल को आप अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वहाँ पर आपको डार्क और लाइट बैंड देखने को मिलते हैं, जिसे कहते हैं स्ट्रेशन व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली। स्टेन मतलब होता है एक डाई उसके ऊपर डाल देते हैं तो वो चीज़ आपको कलरफुल देखने को मिलती है माइक्रोस्कोप में। इसका रिजल्ट क्या होता है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड मसल कहते हैं द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग। इस टिश्यू के जो सेल होती है वो क्या लंबी लंबी होती है, कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक। टिश्यू आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल, कुछ सिलेंड्रिकल आकार की होती, अनब्रांच्ड होती एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनस्ट्रेटेड मसल। अनस्ट्रेटेड मसल्स क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताया जो आपके माउथ से स्टार्ट होके आपके एनएस पर एंड होती है, ठीक है। तो मुंह से स्टार्ट होने के बाद एनएस पर एंड, ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो द फूड एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, जब आप खाना खाते हो, खा लेते हो, मुंह चलाते हो, ठीक है, उसके बाद जब पेट में खाना चला जाता है तो क्या आप कहते हो कि नहीं आज डाइजेशन मत करो, कल कर लेना, ठीक है? ऐसा तो नहीं होता। जैसे आपने खाया, डाइजेशन प्रोसेस ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या है? आपका इनवॉलंटरी मूवमेंट है, ठीक है। अपने आप चीज़ें हो रही हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट, कुछ मूवमेंट कंट्रोल करती है, जैसे दे आर ऑल्सो फाउंड इन हिज इरिस ऑफ द आई। आई जो आपकी आँखें है, जैसे आपकी आँखें, आप किसी को देख रहे हो, अचानक से कुछ भी आपकी आँखों के पास ले आया जाए तो आपकी पलकें तुरंत बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कंट्रोल क्या हमारी आइज़ में होता है, ठीक। इन यूरिटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। और जो ब्रोंकाई होते हैं आपके लंग्स में, उसमें तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल देखने को मिलता है। द सेल्स आर लॉन्ग, लंबी होती है, विद पॉइंटेड एंड। पॉइंटेड एंड मतलब यहाँ पर पॉइंट होता है, नुकीला होता है, जैसे ये देखिए ये पॉइंटेड हो गया और ये ऐसा कुछ इस टाइप की सेल होती हैं, ठीक है। स्पिंडल शेप, इसे ही कहते हैं स्पिंडल शेप। एंड यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, सॉरी, यहाँ क्या था? मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस थे, और ये अनब्रांच्ड मतलब ब्रांच नहीं थी। और यहाँ पर क्या है? ये स्पिंडल शेप की है, यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है इसमें। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल, इसे क्या कहते हैं? अनस्ट्रेटेड मसल्स। नेक्स्ट आते हैं कार्डियक मसल। ये सिर्फ प्रेजेंट होती है कहाँ पर? सॉरी,
कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके हार्ट में, ठीक है। जो आपका दिल बना होता है वो किस मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल्स का। इसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी क्या होती है? द मसल्स ऑफ अ हार्ट शो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिथमिक मतलब अपने आप चलने वाला कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ तक, ठीक। These involuntary muscles are called cardiac muscles। इसे कहते हैं क्या? कार्डियक मसल। इनवॉलेंट्री आ गया यहाँ पे शब्द, मतलब ऑटोमेटिक, जिस पर आपका कोई जोर नहीं चल सकता, ये प्रकृति की देन है जो अपने आप चीजें चलेंगी। हार्ट मसल्स सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनि मतलब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सिलेंड्रिकल, ये देखिए सिलेंड्रिकल आकार की है। और ब्रांच मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स थी वो क्या थी? अनब्रांच्ड, मतलब इसमें ब्रांचिंग नहीं थी, ठीक। ये थे आपके तीनों मसल्स के बारे में बता दिया, कार्डियक मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। अब हम पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो ये नर्वस टिश्यू क्या होता है? Cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another with their body। मतलब ये समझिए आपकी बॉडी में जो सेंसेशन हो रहे हैं, सिग्नल, जैसे आपको चोट लगी या आप कहीं गए, जल गए आप, ठीक है। अचानक से मान लीजिए अगर आप जल जाते हो, कुछ चीज़ें अगर आपकी बॉडी पे टच करती है तो आपको सेंसेशन होता है तुरंत, और आप उस जगह से वहाँ पे अपना हाथ हटा लेते हो। जैसे एग्जांपल है गर्म चाय का कप रखा है, ठीक है। आपने उसको अचानक पकड़ा और वो गर्म लगा, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हो? तुरंत वहाँ से हाथ हटाते हो। तो टच होने के बाद जो हीट है आपके हैंड से ट्रांसफ़र होकर आपके कहाँ, ब्रेन तक जा रही है, और वो उसको सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है कि भाई ये चीज़ें आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तुरंत हाथ हटा लेते हो, ठीक है। तो ये जो स्टिमुलस होता है, इसका जो ट्रांसमिट होती है, जो ट्रांसमिट होता है आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक तुरंत फटाक से पहुंचाने का काम, वो किसका काम होता है? नर्वस टिश्यू का, ठीक है। आपकी बॉडी में जो भी सिग्नल्स होते हैं वो सारे आपके ब्रेन तक पहुंचा रहा है, और ब्रेन से जो भी सिग्नल मिल रहा है उसे आपके बॉडी के पार्ट्स तक लेकर आ रहा है। ये काम कौन करता है? आपका नर्वस टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन। इन सेल्स को क्या कहते हैं? नर्व सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं। जो क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है। सेल बॉडी इज कॉल्ड द साइटोन। जो सेल बॉडी होती है, अभी इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी मैं, तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। विच इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी जो सेल बॉडी होती है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवर होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो क्या स्ट्रक्चरल मतलब इसका प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, और फंक्शन भी है भैया, इसका सबसे मेन फंक्शन है आपकी बॉडी में सारे सिग्नल आपके दिमाग से लेकर के पूरा बॉडी तक पहुंचाना, और फिर बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको ले जाके आपके ब्रेन तक पहुंचाना। सारा काम आपका ब्रेन संभालता है ना आपकी पूरी बॉडी को, तो वहाँ से सिग्नल लेकर इधर से उधर ट्रांसमिट करने का सारा काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू, जिसका नाम क्या है? न्यूरॉन। ये है उसकी एक सेल, नर्वस टिश्यू की सिर्फ एक सेल, जिसका क्या नाम है? न्यूरॉन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है? इसमें क्या होता है? सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, ठीक। जो आपको थोड़ा सा गोल आकार का दिख रहा है, जिसमें ब्रांचेस देखने को मिल रही है, उसे कहते हैं डेंड्राइट। और ये जो बाकी का जो बीच वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? सेल बॉडी, ठीक। यहाँ से जो ये लंबा सा स्ट्रक्चर गया है, उसके बीच का जो गैप है, इसे कहते हैं एक्सॉन। और ये जो लास्ट में जो ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, ये है आपकी नर्व एंडिंग। अब इन सब का भी अपना अपना काम होता है, तो क्या काम होता है इसको भी आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट्स की बात करते हैं। डेंड्राइट्स क्या थे? ये ब्रांचेड स्ट्रक्चर थे। ये जो ब्रांच आपको देखने को मिल रही है सेल बॉडी के पास, ये क्या है? आपके डेंड्राइट्स, ठीक है। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन एंड पास इनटू द सेल बॉडी। मतलब ये जो आपको सिर्फ एक न्यूरॉन देखने को मिल रहा है ना, सिर्फ एक नहीं है, इसके आगे भी ऐसा ही सेम न्यूरॉन अटैच होता है और इसके पीछे भी सेम न्यूरॉन अटैच होता है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन लेकर के दूसरे न्यूरॉन को देना, फिर दूसरा न्यूरॉन उसको रिकॉग्नाइज करके फिर तीसरे न्यूरॉन को देता है। ऐसे ही आपकी बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन होती है पूरे ट्रांसमिट होकर कहाँ? आपके ब्रेन तक पहुँच जाती है। तो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन एंड पासेस इट इनटू द सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होती है? कंटेन द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। अब ये क्या होते हैं? ये मैंने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में बहुत अच्छे से बताया है। इनका काम क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी का। ये सारे फंक्शन बहुत अच्छे से बताएं, एक बार आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा। तो ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी इसी की बात हो रही है। इसी के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज। अब बात करते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है देख लीजिए एक बार यहाँ पे, ये रहा आपका एक्सॉन, दो के बीच का जो ये जो गैप है इसे कहते हैं एक्सॉन। तो
तो क्या लिखा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग। देखिए यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है, ये है आपकी सेल बॉडी, यहाँ से लेकर के कहाँ जा रहा है, नर्व की एंडिंग, ये है नर्व एंडिंग, ठीक है। तो इसके बीच का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है आपका, ये एक्सॉन, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग्स। नेक्स्ट है नर्व एंडिंग क्या होती है, द एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन का एंड, ठीक है, एंड मतलब सबसे लास्ट पॉइंट, वेयर द नर्व सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और टारगेट सेल, नेक्स्ट न्यूरॉन तक का पहुंचता है, जिसे क्या कहते हैं, टारगेट सेल, ठीक। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर, कंटेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का काम ही है, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उसका जेनेटिक मटेरियल कंटेन करके रखता है। तो ये था आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सारे पॉइंट वाइज जो भी काम है इसको भी आपको याद रखना है कि डेंड्राइट्स का क्या काम है, सेल बॉडी क्या है, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, तो देखिए आपकी बॉडी में जो कई तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सबसे पहला है जो ब्लड, ठीक है, ब्लड का क्या काम है, उसके बाद आएंगे कार्टिलेज, बोन, ये सभी एक टाइप की क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करता है कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ठीक है, कनेक्ट बॉडी पार्ट्स, सारे बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, क्योंकि ब्लड जो है आपकी सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन जो होता है वो क्या करता है, ऑफर मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट उसके पास क्या होती है, प्रोटेक्शन, जिसका नाम है इम्यूनिटी, जो आपके कहाँ, ब्लड में पाई जाती है, ब्लड की सेल्स में, ठीक। स्टोर फैट, फैट को भी स्टोर करके रखता है। ऑक्यूपाइज एंड फिल्स स्पेस, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि क्या है कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहला है आपका ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिखा है ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड, स्पेस होता है, एंड एम्बेडेड इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड भरा है मैट्रिक्स, उसमें क्या ये सारा क्या एम्बेडेड मतलब धसी होती है, प्रेजेंट होती है बिल्कुल। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन। जो प्लाज्मा होता है वो क्या कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कहाँ आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अब इन प्रोटीन्स का अपना काम भी होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी बुक में इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ ज़्यादा हम डिटेल पे बात नहीं करेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में फ्लो करता है, क्या किस लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या करता है, आप जो भी खाना खाते हो, जैसे आपने रोटी सब्जी दाल चावल खाया, तो वो डायरेक्ट जाके आपके ब्लड में नहीं मिल जाता है। सबसे पहले क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसके बाद चीज़ें ब्रेक होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, फैट, इन सब में। फिर उसको ब्रेक करने के बाद वो सारी चीज़ें कहाँ आपके ब्लड में जाकर मिलती हैं, ब्लड से सर्कुलेट होकर आपके सारी बॉडी पार्ट्स को दी जाती है, जिसको जिसको उस चीज़ की नीड है। और कई हार्मोन्स भी होते हैं जो ही आपके क्या ब्लड में जाकर के पूरी बॉडी में जाते हैं। और भी कई बॉडी पार्ट से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जो भी वो भी क्या होते हैं आपके ब्लड में जाते हैं, और उसके बाद आपके यूरेटर में आने के बाद उसको एग्जिट कर दिया जाता है ड्यू टू यूरिनेशन, ठीक है। तो ब्लड ही एक माध्यम है जिसकी वजह से सारी चीज़ों का क्या ट्रांसपोर्ट आपकी पूरी बॉडी में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेन्स, बहुत सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करे रहता है। तो आइए ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले तो पाया जाता है क्या आपका प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो क्या करता है, 55% बनाता है ब्लड का, और कंसिस्ट क्या करता है, जिसमें 90 से 91% तक क्या होता है, वाटर, ठीक है, वाटर होता है। और इसमें 7% जो होता है वो क्या होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन मैंने नाम बताया, क्या नाम बताया था, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। और इसमें से बाकी जो बचे 0.1 के 0.9 समथिंग के % के, वो क्या होते हैं आपके सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉर्पसेल्स, कॉर्पसेल्स मतलब क्या होते हैं, ये आपकी क्या होती है, सेल्स पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्पसेल्स। ये क्या करते हैं, ये बनाती है आपके ब्लड का 45%। तो याद रखना है प्लाज्मा क्या होता है, 55% ऑफ ब्लड, जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं आपके 90 से 91% वाटर होता है, 7% प्रोटीन। और जो कार्पसेल्स, कार्पसेल्स मतलब होती है आपकी सेल्स, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये सारी क्या होती है आपकी सेल्स होती है जो क्या 45% ब्लड का पार्ट बनाती हैं। अब इसमें आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका
हीमोग्लोबिन, इसे क्या कहते हैं, इराथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इस सेल का क्या नाम है, इराथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, जो क्या होती है, रेड कलर की होती है, और जो रेड कलर का जो पिगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके बाद एक सेल होती है और जिसका नाम है WBC, जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। यही होती है आपकी बॉडी की शोल्डर सेल। शोल्डर्स मतलब भैया जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कुछ भी आपकी बॉडी में हो रहा है तो उसको क्या करना है, किल करना है, मार देना है, ये सारा काम क्या होती है आपकी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्योंकि ये फैगोसाइटोटिक सेल होती है और ये क्या करती है, सारे जो बैक्टीरिया होता है उनका क्या खात्मा कर देती है, उन्हें निपटा देती है। अब ये भी बहुत टाइप की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इजोफिल, ठीक है। तो ये नाम आपको अभी याद नहीं रखने, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है। ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जिसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक। ये प्लेटलेट्स का नाम है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करता है, ये भी आपकी बॉडी में क्या करता है, जो भी आपकी क्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, मतलब कहीं आपकी कट लग गया है, ठीक है, कट लग गया उसके बाद ब्लड फ्लो को रोकना होता है, तो वहाँ पर आपकी प्लेटलेट्स क्या होती है, इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, और वहाँ पर फिर आपका जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी क्या ये आपको सपोर्ट करती है। तो ये है ब्लड में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज और बोन। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप थ्योरी वाइज ना याद करके पॉइंट वाइज, मैंने बताया जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है उसे आप पॉइंट वाइज डिवाइड कर लो, उसके बाद आपको इसमें डिफरेंस बहुत क्लियर कट समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है, कार्टिलेज क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्ट इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीली हड्डी, ठीक है, जैसे आपकी कान को आप मोड़ भी सकते हो, ठीक है, मोड़ सकते हो, तो वो क्या है, कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए कहते हैं सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल, मुड़ सकती है। बोन होती क्या, इट इज़ हार्ड, टफ एंड इनफ्लेक्सिबल। हार्ड होती, टफ, भैया कभी मोड़ने की कोशिश भी मत करना वरना हड्डी टूट जाएगी। फिर क्या होता है, इट इज़ मैट्रिक्स अकर्स इन अ होमोजीनियस मास। इसमें जो मैट्रिक्स भरा होता है उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस मास। इट्स मैट्रिक्स अकर्स लैमेलाई। इसमें क्या होता है, लैमेला। टिश्यू हैज़ अ रिच ब्लड सप्लाई। इस टिश्यू में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, और यहाँ वाले टिश्यू में इट डज नॉट हैव अ रिच ब्लड सप्लाई। हड्डियों में कभी खून बहते देखा है, नहीं ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। बोन में क्या होता है, इट डज नॉट हैव अ रिच ब्लड सप्लाई। ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ही है। ग्रोथ इज बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों तरफ की ओर बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। ग्रोथ इज यूनि डायरेक्शनल, सिर्फ एक तरह की होती है, ठीक है, एक तरह। यूनि डायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक साइड से ग्रोथ करेगा, और यहाँ पर जो ग्रोथ है ये क्या, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड से ग्रोथ होती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका टेंडॉन्स और लिगामेंट। ये क्या होते हैं, तो भैया देखो, टेंडॉन्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू डैट अटैच मसल टू बोन। मसल्स को बोन से अटैच करने का काम क्या करते हैं, टेंडॉन्स। ये समझ लो एक तरफ का फेविकोल है, ठीक है, दो टाइप के होते हैं आपकी बॉडी में जो क्या एक दूसरे को चिपकाते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टेंडॉन्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या अटैच कर रहा है मसल्स को बोन से। लिगामेंट्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू डैट अटैच बोन टू बोन। हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम किसका होता है, लिगामेंट्स का, और मसल्स को हड्डी से जोड़ने का काम किसका होता है, टेंडॉन्स का। दे आर नॉन इलास्टिक एंड टफ। नॉन इलास्टिक मतलब इसमें इलास्टिसिटी मुड़ते उड़ते नहीं है, ठीक है, और क्या होते हैं, टफ होते हैं, बहुत रिजिड, एकदम सख्त। दे आर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। ये इलास्टिक हो सकते हैं और क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए इलास्टिक की ही वजह से आपका जो पैर है आप किसी पोजीशन में मोड़ के बैठ जाते हैं, एक फिक्स एंगल पर ही आप मोड़ सकते हो, ठीक है। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स की मूवमेंट को लिए, जैसे हाथ को आपको घुमाना है, ठीक है, डांस वांस करते हो ना, तो बॉडी के कई पॉस्चर आप चेंज करते हो, तो वहाँ वो किसकी वजह से होता है, टेंडॉन्स की वजह से। दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ द बोन्स टुगेदर। जो ये क्या करता है, लिगामेंट्स हेल्प देता है किसकी, स्टेबिलिटी की, होल्डिंग ऑफ बोन टुगेदर, सारी बोन्स को साथ में रहने की। ईच मसल्स कंटेन वन टेंडॉन। हर मसल्स में एक टेंडॉन होता है। ईच ज्वाइंट कंटेन मैनी लिगामेंट। एक ज्वाइंट में बहुत सारे लिगामेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। वाइट इन कलर ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम है इसलिए इसका कलर क्या होता है, वाइट। येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन प्रेजेंट होता है, इलास्टिन फाइबर, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, येलो। कभी कभी हड्डियों के बीच में जिसकी हड्डी टूट जाती, अभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बहुत छोटे हो, जब आप 12th में पहुंच जाओगे उसके बाद कुछ आपको बोन्स दिखाई जाएंगी आपके लैब में,
तब वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप पॉइंट वाइज डिफरेंट बिल्कुल एक क्रिएट कर लो, डिफरेंस दोनों में क्या क्या है उसे आप याद करो, ठीक है। तो टेंडॉन्स अगर पूछा जाए सिंपल वे में तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखे देने हैं। लिगामेंट्स पूछा जाए तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। ये जो टेंडॉन्स लिगामेंट्स में डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और यहाँ पर कार्टिलेज और बोन, भैया ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझ जाइए, एग्जाम में रखा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ ब्लड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बताया, ब्लड क्या होता है ये बताया। तो फिलहाल आपका जो टिश्यू चैप्टर है क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर 6, यहाँ से इसका क्या होता है, ख़त्म होता है, द एंडिंग होती है। एक लेक्चर लेकर मैं और आऊँगी जिसमें आपको सारे इसके से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं वो भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप एक बार करा दूँगी। एक छोटा सा लेक्चर रहेगा 10 से 15 मिनट का, जिससे यहाँ पे आपके ये चैप्टर पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो में कोई भी डाउट है, इस टॉपिक पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।